बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स हाउस। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर की जो वैकेंसीज़ हैं उसके सिलेबस में सेल्स टैक्स एक्ट का थर्ड चैप्टर, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 थर्ड चैप्टर जो है रिगार्डिंग टू रजिस्ट्रेशन, इसकी बात करते हैं हम लोग। जो 40th सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन, मतलब कोई भी मैन्युफैक्चर उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है, ज़रूरी है या नहीं है, किस सूरत हाल में ज़रूरी नहीं है, किस कंडीशन में ज़रूरी है, और इसके हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्लियरली हर चीज़ को डिस्क्राइब करूँगा, जो जो MCQs बनते होंगे वो आप लोगों को बताऊँगा भी, और साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। 40th सेक्शन जो है रजिस्ट्रेशन कहता है एवरी पर्सन इंगेज इन द मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग ज़ीरो रेटेड सप्लाई। हर शख्स जो मेक टैक्सेबल सप्लाई करता है या उसमें इंक्लूड है ज़ीरो रेटेड टैक्स सप्लाई। ज़ीरो रेटेड सप्लाई से मुराद क्या है कि ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर ज़ीरो रेट टैक्स है, लेकिन उस पर आप इनपुट टैक्स जो है वो आप लोग पे करते हो। अब इनपुट टैक्स क्या है कि जब आप कोई चीज़ आप जब परचेज़ कर रहे होते हो, आप जब ले रहे होते हो, उस वक़्त आप वो टैक्स पे कर देते हो, लेकिन उसके उस सप्लाई के ऊपर ज़ीरो रेट होता है टैक्स उसके ऊपर। तो फिर आपको उसी टैक्स की रिफ़ंडिंग जो है वो आपको FBR से हो जाती है, जिसको हम रिफ़ंड कहते हैं। तो ज़ीरो रेटेड सप्लाई है इन द कोर्स और फर्दरनेस of any taxable activity carried on by him falling in any of the following categories if not already registered is required to be registered under this act namely। कहते हैं कि अगर टैक्सेबल सप्लाई मेकिंग हो रहा है या ज़ीरो रेटेड सप्लाई या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है, तो ऐसे शख्स के लिए ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन। और या फिर अगर कोई शख्स इन फॉलोइंग कैटेगरीज़ में आ रहा हो उसके लिए भी टैक्सेबल, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अब वो फॉलोइंग कैटेगरीज़ कौन कौन सी है? ए में है अ मैन्युफैक्चरर हु इज़ नॉट रनिंग अ कॉटेज इंडस्ट्री। ऐसा मैन्युफैक्चरर जो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं चला रहा, मतलब उसकी इंडस्ट्री कॉटेज नहीं है। अब कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? उसके उसकी अलग से कंडीशन है, जिसमें लेबर की अलग कंडीशन, लोकेशन है, उसमें टर्नओवर क्या हिसाब है कॉटेज इंडस्ट्री में, उसके लिए अलग से वीडियो और मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हुआ है, उसमें आप लोग वो भी देख सकते हो। तो ऐसा शख्स जो कॉटेज इंडस्ट्री में, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग जो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं चला रहा है, ऐसा मैन्युफैक्चरर जो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं चला रहा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है। अ रिटेलर हु इज़ लायबल टू पे सेल्स टैक्स अंडर the act or rules made thereunder excluding such retailer required to pay sales tax through his electricity bill under सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 3। कैसा है? एक्सक्लूडिंग सच रिटेलर, वो रिटेलर उसके लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है कि जो रिटेलर अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर फिक्स जो सेल्स टैक्स एक्ट होता है वो नहीं पे कर रहा है। एक एग्ज़ाम्पल लें, एक रिटेलर है जो जिसके इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ ही उसको फिक्स में आ जाती है सेल टैक्स आ जाता है, अब वो पे कर देता है। अब वो कहता है कि मुझे रजिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ मुझे लग के जो है टैक्स वो मैं पे कर देता हूँ, लग जाता है उसके साथ। मेरे लिए मैं गोशवारे भी जमा कराऊँ, रजिस्ट्रेशन भी लाजमी है मेरी। तो ऐसा शख्स, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। ऐसा शख्स जिसको फ़िक्स टैक्स नहीं लगता, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ फ़िक्स टैक्स नहीं लगता, ऐसा शख्स जो है, वो ऐसा रिटेलर जो है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। एन इम्पोर्टर वो शख्स जो कि चीज़ें मंगवाता है बाहर से, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। एंड डी में कहते हैं एन एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू ऑब्टेन सेल्स टैक्स रिफंड अगेंस्ट हिज ज़ीरो रेटेड सप्लाई। कहता है ऐसा एक्सपोर्टर यानी कि जो बाहर चीज़ें बेचता है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि अगर वो टैक्स ज़ीरो रेटेड सप्लाई है, अगर वही वो सप्लाई जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। यानी कि अगर एक शख्स एक्सपोर्ट कर रहा है सप्लाई बाहर के ममालिक में, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर वो चाहता है कि जो उसने इनपुट टैक्स पे किया है, अगर वो उसकी रिफ़ंडिंग चाहता है बोर्ड से,
तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए। अगर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो वो फिर क्लेम रिफ़ंड का नहीं कर सकता, उसको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। ई में अ होल सेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, होल सेलर, डीलर, इनके लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ, फेडरल लॉ सॉरी, और प्रोविंशियल लॉ टू बी registered for the purpose of any duty of tax collected are paid as if it were a levy of sales tax to be collected under the act। कहते हैं कोई भी ऐसा शख्स जो फेडरल लॉ मतलब के वफाकी कानून के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि प्रोविंशियल, कोई भी प्रोविंशियल लॉ सूबाई कानून के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए टू बी रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनी ड्यूटी, किसी भी ड्यूटी के लिए वो रजिस्टर्ड है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन उसके लिए भी ज़रूरी है जो किसी वफाकी कानून या सूबाई कानून के अंदर रजिस्टर्ड हो। पर्सन, सेकंड में, पर्सन नॉट इंगेज इन मेकिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन पाकिस्तान, कहता है ऐसा शख्स जो टैक्सेबल सप्लाई नहीं भी कर रहा, ऐसी सप्लाई जिस पर टैक्स लागू है, ऐसी सप्लाई वो नहीं भी कर रहा है, ऐसा शख्स इफ़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड फॉर मेकिंग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, या फिर अगर कोई शख्स इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है और अंडर एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट और एनी अदर फेडरल लॉ में अप्लाई फॉर रजिस्टर, कहता है कोई भी शख्स। अब यहाँ पे FBR, यहाँ पे बोर्ड क्या कर रहा है, लोगों के जो छोटे छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे रास्ते हैं ना, वो बंद कर रहा है। कैसे? अगर कहता है कि कोई भी शख्स जो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है, यानी कि अगर कोई भी शख्स कहे कि मैं तो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा तो मैं कैसे जो है, मेरी कैसे रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तो बोर्ड इन बहानों, इन चोर रस्तों को ख़त्म करने के लिए क्या कर रहा है, इफ़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड फॉर मेकिंग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, अगर वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है या किसी भी प्रोविंशियल एक्ट, फेडरल एक्ट के अंदर, फेडरल लॉ के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। थर्ड में कहता है द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी रेगुलेटेड इन सच मैनर एज बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट प्रेस्क्राइब, यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो भी तरीक़ाकार होगा वो जिस तरह से बोर्ड कहेगा उसी तरह, बोर्ड कहे मोबाइल के ज़रिए, बोर्ड कहे कंप्यूटर से, बोर्ड कहे फ़लाँ ऐप से, मतलब जैसे बोर्ड कहेगा वैसे ही उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। एंड मूव ऑन 15, सेक्शन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 ये ओमिटेड बाय फाइनेंस है। एंड आफ्टर दैट 21 डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि कोई भी शख्स जो जिसकी रजिस्ट्रेशन है, अब वो ब्लैक लिस्ट में कैसे आएगा या सस्पेंशन में कैसे आएगा, डी रजिस्ट्रेशन, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे ख़त्म की जाएगी, इन चीज़ों को देखते हैं। द बोर्ड और एनी ऑफिसर अथोराइज इन दिस बिहाफ, बोर्ड या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको बोर्ड अथॉरिटी दे रहा है, में सब्जेक्ट टू द रूल्स डी रजिस्टर्ड अ रजिस्टर्ड पर्सन और सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कहते हैं कोई भी अथॉरिटी या बोर्ड किस तरह किसी रजिस्टर्ड पर्सन की को डी रजिस्टर्ड करेगा। देखते हैं सेकंड में, देखिए नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट इन केसेस वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन इज़ फाउंड टू हैव इशू फेक इनवॉइस, कहते हैं कि अगर कमिश्नर जो है, अगर वो इन चीज़ों से मुतमईन हो जाता है कि फ़लाँ पर्सन ने, रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्स चोरी किया है या इनवॉइस पे किया है, इस तरह का कोई भी फ्रॉड किया है, टैक्स फ्रॉड जो है उसने किया है, अगर कमिश्नर इन चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाता है तो ऐसे शख्स की जो है, ही मे ब्लैक लिस्टेड सच पर्सन और सस्पेंड हिज रजिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद दिस सच प्रोसीजर एज बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट प्रेस्क्राइब, कहते हैं ऐसे शख्स की ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगी या सस्पेंडेड अकॉर्डेंस विद दी सच प्रोसीजर एज बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन, बोर्ड के नोटिफिकेशन के साथ उसको ब्लैक लिस्टेड या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद 3 में देखें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन हो जाना या ब्लैक लिस्टेड उसको कर देना, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो इधर ही आपको पता चल जाएगा।
The invoices issued by such person shall not be entertained for the purpose of sales tax refund or input tax credit। कहते कोई भी शख्स जब सस्पेंड होता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी जाती है, तो उसका जो रिफ़ंड का टैक्स रिफ़ंड है वो जो टर्म जितनी टर्म के लिए वो सस्पेंड हुआ है, यानी कि अगर एक शख्स अप्रैल और मई के लिए सस्पेंड हो जाता है, उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड में आ जाती है, तो ऐसे शख्स की रिफ़ंडिंग जो है वो जिस टर्म के लिए वो सस्पेंड हुआ है उसी के लिए नहीं दी जाएगी, मतलब उस पर वो क्लेम नहीं कर सकता। अगर उसकी कोई पेंडिंग है जनवरी फरवरी मार्च की तो उसकी रिफ़ंडिंग वो वाली हो जाएगी। मतलब अगर वो कहता है कि मैं ज़ीरो रेटेड जो टैक्स है सप्लाई, ज़ीरो रेटेड सप्लाई जो है वो मैं मेकिंग करता हूँ, वो करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट, ये जो भी है, तो उसकी अगर वो शख्स सस्पेंड होता है तो उसकी जिस टर्म के लिए वो सस्पेंड होता है सिर्फ उसी की ही उसकी रिफ़ंडिंग नहीं की जाएगी, जो बाकी है उसकी रिफ़ंडिंग जो है जनवरी या फरवरी की वो रिफ़ंडिंग हो जाएगी। और अगर कोई शख्स ब्लैक लिस्टेड होता है तो उसकी जो प्रीवियस जो रहती है रिफ़ंडिंग, तो ऐसे शख्स की वो जो रिफ़ंडिंग होगी वो नहीं की जाएगी। आगे देखते हैं, द रिफ़ंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड अगेंस्ट द इनवॉइस इशूड बाय हिम वेदर प्रायर और आफ्टर सच ब्लैक लिस्टिंग। कहते हैं जो पहली है या बाद की है शैल बी रिजेक्टेड, वो क्या कर दी जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी थ्रू अ सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर एंड आफ्टर अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर टू सच पर्सन। और जो उसका पिछला रिकॉर्ड है जितना भी उस पर उसको क्लेम जो उसने किया हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट का या रिफ़ंडिंग का, वो उसकी बी रिजेक्टेड हो जाएगी, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी इन द केस ऑफ ब्लैक लिस्ट में। नेक्स्ट फोर्थ में कहते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग contained in this act where the board, the concerned commissioner or any officer authorized by the board in this behalf has reason to believe that a registered person is engaged in issuing fake or flying invoice। अच्छा, यहाँ पे फ्लाइंग और फेक इन्वॉइस, इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता चलता हूँ। चलिए ये मैं बताता हूँ। क्लेमिंग फ्रॉडलेंट इनपुट टैक्स or refund does not physically exist or conduct actual basis or is committing any other fraudulent activity, the board concerned commissioner or such officer may after recording reason in writing block the refund or input taxes। यानी कि अगर कमिश्नर या फिर बोर्ड को इस चीज़ का पता चले कि ये जो शख्स है जिसने फ्रॉड करने की कोशिश की या फ्रॉड किया या कोई इसने फ़ेक इन्वॉइस जो हैं वो जारी कर दी, दिखा दी, शो कर दी, फ्लाइंग इन्वॉइसेस शो कर दी, अगर इसको पता चल जाता है कि इसका कोई बिज़नेस नहीं है किसी किस्म का, तो ऐसे शख्स के जितना भी है वो ब्लॉक रिफ़ंड कर दिया जाएगा, सारे का सारा जितना भी होगा, ब्लॉक द रिफ़ंड ऑफ इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, जितनी भी उसकी इनपुट टैक्स होगा, जितना भी उसका रिफ़ंडिंग होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और कमिश्नर और सच ऑफिसर में आफ्टर रिकॉर्डिंग रीज़न इन राइटिंग, वो रिकॉर्ड करेंगे ऑफिसर या कमिश्नर इन रिटर्न फॉर्म में of such person and direct the concerned commissioner having jurisdiction for further investigation and appropriate legal action। यानी कि वो शख्स जो है वो बाद में अपील भी कर सकता है जो कुछ उसके साथ हुआ है या जो कुछ अगर एक शख्स जो है वो फ्रॉड करता है टैक्स में किसी किस्म का या फेक इनवॉइस शो करता है, फ्लाइंग इनवॉइस शो करता है, तो ऐसे शख्स की जब बोर्ड या कमिश्नर को अगर पता चल जाता है कि इसका तो फिज़िकली कोई बिज़नेस भी नहीं है किसी किस्म का, फिज़िकली डज़ नॉट फिज़िकली एग्जिस्ट और कंडक्ट एक्चुअल बिज़नेस, उसका कोई बिज़नेस भी नहीं है, तो फिर क्या होता है, उसका जितना रिफ़ंडिंग टैक्स होता है या उसको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। अब देखते हैं फ़ेक और फ्लाइंग इनवॉइस। फ़ेक इनवॉइस जो होता है ये क्या होता है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। फ़ेक इनवॉइस ऐसी इनवॉइस जिसके अंदर अगर कोई शख्स
जो है वो किसी किस्म का उसका कोई बिज़नेस है नहीं, और वो कंपनी है लेकिन जो है वो ज़ीरो रेटेड जो है उसकी टैक्स, मतलब कि कोई भी शख्स अगर जो है वो किसी किस्म का प्लांट नहीं चल रहा उसका, ऐसी कंपनी जो कोई काम नहीं करती लेकिन SECP में रजिस्टर्ड भी है, और जस्ट वो कागज़ी कार्रवाई में एग्जिस्टिंग हो रही है, और वो जो इनवॉइस जारी करेगी इसको फेक इनवॉइस कहते हैं। मतलब उसका कोई प्लांट नहीं चल रहा है, कुछ नहीं बना रही, लेकिन वो SECP में रजिस्टर्ड भी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, माल जो है उसका कागज़ी कार्रवाई में जा रहा है सारा, और वो बाद में ज़ीरो डेटेड के साथ जो है हुकूमत से या बोर्ड से जो है वो रिफ़ंडिंग ले लेगी इनपुट टैक्स की। तो ये इस तरह से इनवॉइस जो है वो फेक जारी कर दिए जाते हैं, जिससे या फ्लाइंग इनवॉइस देखें तो कोई शख्स FBR में रजिस्टर्ड तो है, लेकिन अब जितने का माल है, जितने का माल लिया है, अब वो शो जो है वो ज़्यादा शो कर देता है। एक्सेस शो कर देना इसको फ्लाइंग इनवॉइस कहते हैं। इनवॉइसेस में अपने माल को ज़्यादा शो कर देना इसको फ्लाइंग इनवॉइस कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 21st सेक्शन की, 21st section A, active taxpayer list, ATL. The board shall have the power to maintain active taxpayer list in the manner as may be prescribed by rule, and such rules may provided for the restriction and limitation to be imposed on a person who ceases टू बी एन एक्टिव टैक्स पेयर। कहते हैं बोर्ड अपनी लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से लोग जो हैं वो ATL में आएंगे, और ये जो रूल्स हैं उनके मुताबिक जो है वो बोर्ड बनाएगा बाय रूल, मतलब रूल के साथ। इसमें ATL में कौन नहीं आएगा, तो ये सारा जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है ये बोर्ड के पास पावर होती है कि वो एक्टिव टैक्स पेयर जो है वो किस तरह कानून के मुताबिक बाय रूल जो है वो इसको जारी करती है। तो ये था चैप्टर 4 जिसको हमने एक एक चीज़ को देखा। अब इसके ज़रा MCQs की बात करें तो कॉटेज इंडस्ट्री इसके मतलब पूछ सकता है। उसके बाद सेक्शन पूछ सकता है कि किस सेक्शन के तहत जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है चार्जेस रिटेलर के मतलब बताते हैं। उसके बाद ज़ीरो रेटेड सप्लाई इसके मतलब बात की जा सकती है। डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्ट और सस्पेंशन, इन दोनों की डेफिनेशन के हवाले से MCQs बन सकता है। या फिर टर्म्स जैसे मैंने आपको बताया था सस्पेंशन के लिए और ब्लैक लिस्ट के लिए, अगर इसमें जो है वो जो शख्स जिसका फ्रॉड में नाम आता है कि या फेक इनवॉइस जारी करता है, तो अगर वो अपने आप को बहाल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसकी सस्पेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बाद ये सारी जो चीज़ें थी ये इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ी, इसको बयान किया गया। तो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम और इस सेल्स टैक्स के हवाले से चैप्टर्स में बातचीत करेंगे। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस चीज़ को मैं इंशाल्लाह डिफ़ाइन कर दूँगा, उसको डिस्क्राइब कर दूंगा आप लोगों के सामने। नेक्स्ट वीडियोस तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।